टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो अगला प्रिंसिपल आ रहा है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सुनिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो 10 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए अभी तक। तो हेनरी फॉयल कहते हैं अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में बागडोर अच्छे से संभालनी है, बिजनेस स्मूथ तरीके से चलाना है, तो आप मेरे दिए हुए प्रिंसिपल्स पे अमल करें, तो यकीनन आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकलेगा। और मैंने बोला था प्रिंसिपल से हम खाली बिजनेस को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी अच्छे तरीके से, अपने घर को भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं एज ए हेड ऑफ द फैमिली, राइट। सो दीज आर नॉट applicable for the top level management or management, these are also applicable for the administration as well. Okay बेटा? अच्छा जी, तो हमारा 11वां प्रिंसिपल आ रहा है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी से मुराद है, इक्विटी मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विटी का मतलब होता है मीन्स इक्वालिटी। क्या मतलब? बताइए मुझे, क्या एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन को बना सकता है? क्या एक इंसान से ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है? ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए देयर कैन बी द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप इसमें सबऑर्डिनेट्स है, मैं एक मैनेजर हूँ। बताओ क्या ये पॉसिबल है आप एक जगह से आते हैं सारे? सो यू आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, यू आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स एज वेल। अब बताओ हम क्या भेदभाव कर सकते हैं? हेनरी फॉयल बोल रहा है आप इक्वालिटी क्रिएट करें। इक्वालिटी का मतलब है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जो सबके लिए सेम हो। बोलिए ना। तो क्या मतलब? सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस। बात समझ आ रही नहीं आ रही? साथ में कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। बोलिए ना। जैसे आज के टाइम माइनर बन चुका है, हिंदुस्तान में तो ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपने इससे पहले भी देखा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो। आप समझ रहे मेरी बात? तो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, आप समझते क्या बोल रहा हूँ। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर आया जो मुसलमान कौम से हैं, तो वो उसमें वो पॉलिसी बनाएगा जो मुसलमान जो इतने लोग काम करते हैं और उनको बेनिफिट करें। जैसे हम कल बोल रहे थे जनरल इंटरेस्ट को दीजिए न कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट दीजिए। उसके बाद हिंदू भाई आया, उसने देखा कि यहाँ पे 4-5 लोग हिंदू हैं तो उनके लिए पॉलिसी बनाए। तो गोरा आ गया तो वो गोरों के लिए पॉलिसी बनाएगा। ऐसा नहीं करना है, बल्कि कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं करनी है। सब लोग एक है। हेनरी फॉयल बोलते हैं एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। क्या? सारे लोग क्या है? इक्वल है। एवरीवन इज इक्वल। कानून के नजरों में सारे चोर है बिफोर द लॉ, है ना। लेकिन साथ में देखो क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है इक्वालिटी डजंट, इक्वालिटी मीन्स इक्वल रूल्स। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। तो इन्हें शुकाती करें, क्या मतलब है? इक्वल ट्रीटमेंट देना है। चाहे गेट कीपर है, चाहे ऑफिस में रोलिंग चेयर पे कोई बैठा है, चाहे सॉफ्टवेयर कोई इंजीनियर है या कोई पियान है, लेकिन आपको हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सो इक्वालिटी हियर मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन हो या मैन हो, कोई डिफरेंस नहीं, कोई भेदभाव नहीं। समझा रहा है? लेकिन हेनरी फॉयल साथ में कहता है इक्वालिटी डज नॉट मीन, इक्वालिटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। बहुत अच्छा पॉइंट है। इक्वालिटी से मतलब ये नहीं कि आप हर एक को इक्वल से, तो बोले इक्वालिटी है, क्यों भेदभाव?
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी जॉब पियान की सैलरी दोगे? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे ऐसी इक्वालिटी नहीं चल रही। आप बोलोगे कि भेदभाव नहीं करना है तो मैं पियान को दे रहा हूँ 3000 और मैं मैनेजर को भी देता हूँ 3000, ऐसा नहीं। इक्वालिटी से मुराद यही नहीं कि आप इक्वल सैलरी दें, इक्वालिटी से मुराद है सबको ट्रीटमेंट सेम करना है। इक्वालिटी से मुराद है हर एक आप जो कानून बनाओगे वो सबके लिए सेम होना चाहिए। इक्वालिटी से मुराद है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको हमने क्या बोला? और हेनरी फॉयल कहता है अगर आप इक्वालिटी क्रिएट करते हैं, ये इक्वालिटी आपके लिए एक क्या बन जाता है? एक टूल बन जाता है जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर भेदभाव हो गया बताओ लड़ाई होगी कि नहीं होगी? कॉन्फ्लिक्ट्स होगी नहीं होगी? तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पुअर निकलेगी कि बेटर निकलेगी? तो फिर हमको क्या करना है? इक्विटी बनाना है। वी शुड डेवलप इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। नोट करिए, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसका बहुत सारा नाम है, ये भी याद रखें। टेन्योर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, अब हम क्लोज की तरफ जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर कुछ रह गया है बाद में नोट करिए, मुझे बोल दीजिए पहले, ठीक है? ध्यान से सुनिए, बारीकी से बात करता है हेनरी फॉयल। आपको लग रहा है कोई चीज़ छोड़ रहा है हेनरी फॉयल? कभी टैलेंट के बारे में बात कर रहा है, कभी डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात कर रहा है, कभी अथॉरिटी को समझने की बात कर रहा है, और कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है क्या है आपकी, बोलो ना। और साथ साथ में बोल रहा है हम एक है सारे ऑर्गेनाइजेशन में। कभी डायरेक्शन की बात कर रहा है, कभी कमांड किसके हाथ में है उसकी बात कर रहा है, कभी अथॉरिटी को अपने हाथ में रखोगे कि शेयर करोगे इसकी बात कर रहा है, कब अथॉरिटी को शेयर करोगे उसकी बात कर रहा है। तो मतलब हर एंगल से, हर कॉर्नर से एक मैनेजर को पता होना चाहिए ये उसूल आपको डेवलप करने। अब 12th क्या बात बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सुनिए ध्यान से, हेनरी फॉयल कहते हैं टू इम्प्रूव, क्या बोलते हैं बेटा? द क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की वर्क की क्वालिटी बढ़ानी है, या मैं कह सकता हूं टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। सेम आ रहा है नहीं आ रहा? टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है आपको, सो फिर क्या करना है? लेबर, काम करने वाले, लेबर टर्नओवर should be minimized। क्या बोल रहा है बेटा? लेबर टर्नओवर शुड बी, मुझे बोलने दीजिए पहले। अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ानी, कौन नहीं चाहता ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़े? सारे चाहते नहीं चाहते? तो फिर लेबर टर्नओवर आपको काम करना पड़ेगा। सर व्हाट इज दिस लेबर टर्नओवर? यू नो टर्नओवर, व्हाट इज टर्नओवर? अकाउंटिंग के हवाले से समझाना चाहता हूं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। अरे बोलो ना, टर्नओवर मीन्स सेल कब होगी? जब आप परचेज करोगे। बोलो ना, मुझे बताइए जरा बेटा, तो माल हम पहले खरीदते कि बेचते? तो पहले दुकान में माल आता है, उसके बाद माल, ये प्रोसेस लगातार रहती है कि एक बार होती है? तो एम्प्लॉयज भी आने जाने चाहिए? नो, एम्प्लॉयज आने जाने नहीं चाहिए। मतलब 10 दिन आगे एम्प्लॉय निकाला, फिर 5 दिन आगे निकाला, तो आना जाना बंद। स्टेबिलिटी बढ़ाइए, जिनको आपने रखा उनकी क्या बढ़ाइए? नहीं समझे? क्या नंबर का मतलब होता है टाइम, तो उनको किसी वक्त तक रखिए, 10 साल 15 साल। और इसके लिए आपको क्या करना है? अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय का आना जाना कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आना जाना रहा तो फिर बताओ काम कौन करेगा? कॉन्सेंट्रेट कब करेंगे? तो शमीकत समझो, वेरी नाइस। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना है? लेबर टर्नओवर को क्या करना है? मिनिमाइज करना। फिर क्या करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो लेबर है उनकी टर्नओवर जो है ना, आना जाना कम करेंगे, और वो क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। तो फिर क्या करोगे? तो जब भी आप क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे। क्या करोगे बेटा? तो वो क्या होनी चाहिए? ऐसे की प्रॉपर। तो सिलेक्शन क्या होनी चाहिए? सिलेक्शन होनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स की प्रॉपर, है ना? और प्रॉपर से मुराद है उनको क्या दीजिए?
उनको ट्रेनिंग दीजिए एंड उनको नए नए स्किल्स सिखाइए ताकि वो हम उनको निकालने पे मजबूर न हो जाए, है कि नहीं? तो उनकी सिलेक्शन अच्छी तरीके से करिए और सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको स्किल सिखाइए ताकि वो एक्सपर्ट बने और ताकि हमको उनको निकालने की ज़रूरत, और जब ना पड़ेगी ज़रूरत तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो स्टेबलाइज के बाद वो काम भी अच्छे से करेंगे। नोट करिए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हेनरी फॉयल कहते हैं आपके पास जो सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, बताओ मुझे उन सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करना है कि डिस्करेज करना है? सही बात है। और उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए आगे बढ़ने की, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। उनको आप अगर डिस्करेज करेंगे, उनका मोरल डाउन करोगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऊपर क्या चाहते हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सबऑर्डिनेट्स वो स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि जितने एम्प्लॉय स्टेबल होंगे उतना आपका काम अच्छा होगा। अगर काम करने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई नहीं है, अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली उनके काम पे असर आएगा। मसलन किसी के घर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी आपको मैंने, तो वो घर की प्रॉब्लम हमेशा दिमाग में आ जाती है, और दिमाग में आ गया, आप काम करते करते वही सोच रहे, तो यकीनन आपका काम गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए बोला एम्प्लॉयज को क्या करिए, स्टेबलाइज करिए। और अब स्टेबलाइज करिए तो स्टेबलाइज का ये भी तो एक तरीका है, उनको अगर आप डिस्करेज करोगे, उनका मोरल, उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन करोगे, तो वो आगे तो कभी बढ़ेंगे नहीं, तो वो स्टेबलाइज होगी नहीं। फिर आपको टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा एम्प्लॉयज का, तो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक। तो अच्छा बात समझो। तो इनिशिएटिव का मतलब है, हेनरी फॉयल कहते हैं कि आपको सबऑर्डिनेट्स को क्या करना है चाहिए, बोलो। सो मैनेजमेंट शुड, मैनेजमेंट शुड एनकरेज, क्या करना चाहिए बेटा, एम्प्लॉयज को या सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करना चाहिए। एंड इतना ही नहीं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, और क्या दीजिए उनको दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि टू मेक प्लान्स, वो भी क्या बनाए, प्लान से यहाँ पे मतलब है कि वो मतलब बात करे, खुद पॉलिसीज क्रिएट करे एंड एग्जीक्यूट। और प्लान बनाने के बाद उनको अमल करने के लिए बोले प्लान बनाओ और खुद अमल में लाओ, देखते हैं हम कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, जब हम उनको एनकरेज करेंगे। तो अगर उनको क्या करेंगे, हम डिस्करेज करेंगे, तो वो थोड़ी उनके अंदर जो होगा टैलेंट वो भी बाहर नहीं आएगा, वो तो बोलेंगे ही नहीं। तो जब एनकरेज करोगे तो वो, और उनके साथ साथ क्या दोगे, तो वो प्लान बनाएंगे और प्लान के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे। का अच्छा समझो। इससे क्या होगा बेटा, इससे एम्प्लॉयज की जो मोटिवेशन है बढ़ेगी कम होगी, बोले ना, उनकी मोटिवेशन की जो लेवल है वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। और अगर मोटिवेशन की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो आपको कहाँ ले जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ, बोलिए ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? नोट करिए। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, पहले इसकी कहानी तो सुनो। सर ये क्या है, ये हेनरी फॉयल ने अपनी ज़बान में लास्ट प्रिंसिपल दिया है, अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे। लेकिन अफसोस हम लोग जब भी बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले अपने कल्चर को छोड़ते हैं। इसमें पहला है हमारी जो ज़बान है कश्मीरी। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, मैं बोलूं तो जो है आपका कि नहीं? अच्छा जी। हेनरी फॉयल कहते हैं एस्प्रिट डी का कॉर्प्स का मतलब होता है, सुनिए ज़रा, दैट मीन्स टीम स्पिरिट। क्या है बेटा? टीम स्पिरिट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हेनरी फॉयल कहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन में
जो लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, मैनेजमेंट के साथ सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ मैनेजमेंट, जब तक एक होकर टीम होकर काम ना करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हासिल नहीं होगा। और टीम स्पिरिट डेवलप करना है आपस में। अगर विराट कोहली क्रिकेट का जो किंग है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, अगर वो ये बोलेगा 11 प्लेयर के सामने कि टीम मेरे से चलती है, सही है कि गलत है, तो एक तरह से जो टीम स्पिरिट है वो डाउन कर रहा है। वरना एवरीबडी नोज इन इंडियन क्रिकेट टीम और आउटसाइड, सबको पता है कि इस टीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विराट कोहली। अरे बात तो करो। लेकिन वो अगर वो सामने बोलेगा कि मेरे बगैर टीम, तो फिर वो गलत है ना, बात तो करो। तो देयर शुड बी टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट से मतलब है जितने भी इसमें टीम में ग्रुप में शामिल है लोग, वो सब इंपॉर्टेंट है। भले किसी का रोल थोड़ा कम है, किसी का रोल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रोल सबका और सबका रोल इंपॉर्टेंट है। एक गाड़ी जो चलती है उसमें जो टायर लगता है, उस टायर में अगर अब नट बोल्ट एक छोटा होता है वो निकाल दो। अरे बोलो ना, उस टायर में वो नट बोल्ट आप निकाल के रखो, बताओ गाड़ी मूवमेंट करेगी? अरे बोलो यार। तो एक नट बोल्ट थोड़ा सा मामूली, उसका भी रोल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे लोग भी काम कर रहे हैं, छोटे मतलब जिनका रोल कम है, तो वो भी उस टीम के लिए जरूरी। समझ आ रहा है? तो ये जो टीम का मतलब होता है टी मीन्स टुगेदर। एस ई मीन्स एवरीवन। अच्छा, ए मीन्स अचीव एंड एम मीन्स मोर। पढ़िए जरा, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब सारे लोग एक साथ हैं तब हम बहुत सारा हासिल कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स सेंस ऑफ, इट शोज व्हाट? सेंस ऑफ वननेस। क्या बेटा? सेंस ऑफ वननेस। वी कैन से दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अरे बोलो यार, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो क्या ये मुझे बताओ, ये जो टीम स्पिरिट की बात हेनरी फॉयल कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहा? बोलिए। तो बताओ मुझे, क्या ये कोऑपरेशन की बात नहीं कर रहा है? तो आखिरी की बात मुझे कहने दीजिए। आखिरी ये भी वहीं पहुंचा जहां पे FW टेलर पहुंचे थे कि सारे चीज़ें तब पॉसिबल है जब क्या हो? कोऑर्डिनेशन। आप ये सारे जो उसूल बता रहे हैं ये बेमाने हैं जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बात? थैंक यू।